स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था अपना चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कल ये जाना था कि फूड हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। और ये सारा का सारा जो फूड है वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, ये हमने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने कहा था कि जो भी फूड है वो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से लेते हैं। तो एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का यूज करना है जिससे हम अपने फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ? फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ कि हम उनमें कैसे फायदा ले सकते हैं, हम अपने फूड की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ा था, जिसका अर्थ हमने समझाया था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम इस तरह से एग्रीकल्चर करें, इस तरह से खेती करें कि हमें प्रेजेंट जनरेशन की भी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और हमारी आने वाली जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। दूसरा बात हमने कहा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये था कि हमने एक ऐसा टाइम था 1960 और 1970s के बीच में, जब हमने फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। चलिए, तो फिर हमने मेथड्स पढ़े थे। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे थे कि इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड, जो हमारी खेती है उसकी जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने के तरीके क्या हैं। इम्प्रूविंग क्रॉप फील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज, कि हम क्रॉप फील्ड को इम्प्रूव करते हैं तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे। सबसे पहले हम वैरायटी को इम्प्रूवमेंट कर दें, वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कर दें। वैरायटी का मतलब हम ऐसे बीज लें, ऐसे नस्ल के बीज लें जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में हमें फूड प्रोडक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल गेहूं का गेहूं की जब खेती हम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा बीज लें गेहूं का जो पैदावार भी ज़्यादा दे, जो डिजीज से भी रेसिस्ट करे अपने आप को, जिसमें डिजीज भी ना लगे और वो जल्दी से ही बड़ा हो जाए, मतलब जल्दी से मैच्योर हो जाए, कम समय में मैच्योर हो, पानी का मात्रा कम ले। इस तरह से हमें वैरायटी ढूंढनी होती है कि हम कौन सी वैरायटी लें जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट हो फूड की क्रॉप की यील्ड में। तो इसकी भी हमने 2-4 चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ा था कि हम 2 प्लांट्स को क्रॉस करवा के, जेनेटिकली डिफरेंट 2 प्लांट्स के को क्रॉस कराते हैं। दोनों प्लांट्स में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो यूजफुल कैरेक्टर्स होते हैं, और हम चाहते हैं उन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर आ जाएं, तो हम उनका क्रॉस कराते हैं और ऐसे जब सीड पैदा होगा तो वो हाइब्रिड कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन मेथड कहलाया था ये। ठीक है, तो आगे आज हम हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो हमारी 3 तरीके थे जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे यील्ड में, हमारी पैदावार में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला था क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। भाई देखिए, एक खेत बोया आपने, खेत बोया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेना हो तो आप 3 काम कौन कौन से करोगे? पहला काम तो यही करोगे, अच्छा बीज लो। दूसरा काम, आप वो सारे यत्न करोगे, सारे प्रयास करोगे जिससे पैदावार बढ़ जाए, अच्छा खाद दोगे, अच्छा पानी दोगे। तीसरा प्रोटेक्शन, आप खेती की फसल का प्रोटेक्शन भी करोगे, और उसके बाद जब आपका फसल तैयार हो गया, आपने हार्वेस्ट कर लिया, जब आपके पास दाने आ गए, ग्रेन्स आ गए, तो उसको अच्छे से स्टोर भी करोगे, कहीं वो खराब ना हो जाए। तो ये 3 मेथड है, जिसका एक मेथड हमने पढ़ लिया था। दूसरा मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये 2 चीज पढ़ेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आज हम पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब जब हमारा खेत तैयार हो रहा होता है, जब खेत में पौधे उग गए हैं, अब हम क्या क्या बातों का ध्यान रखें जिससे हमारी पैदावार घटे नहीं बल्कि बढ़े। अब सारे इस दुनिया के साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए हैं कि हमारे पास हम ऐसा क्या करें कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें, ताकि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए
और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो चीज सेफ रहे, एग्रीकल्चर सेफ रहे, उसको नुकसान ना पहुंचे, ताकि वो भी आने वाले समय में अच्छे से अपना भोजन ले सके। तो सबसे पहले ये बात आई कि अगर हमें किसी भी जगह पे या किसी भी खेत के अंदर अगर हमें अच्छी फसल लेनी है तो उस खेत के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अब पौधे को अगर खाना मिलेगा तो ही तो बढ़ेगा, तभी तो अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिले तो क्या आप स्ट्रॉन्ग बनोगे? क्या आप स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि हम न्यूट्रिएंट्स का ऐसा मैनेजमेंट रखें कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से उगे, अच्छे से पैदा हो। सो प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को क्यों जरूरत होती है? अपनी ग्रोथ के लिए होती है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमें एयर, वाटर और सॉइल से मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स हैं अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स एयर, वाटर और सॉइल से लेते हैं। टोटल 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के, जिसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लांट ये लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेता है एयर से और हाइड्रोजन लेता है पानी से, वाटर से। इसके अलावा जो 13 न्यूट्रिएंट्स बच गए वो सारे के सारे हमारे सोइल में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो सोइल में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें आगे से उनको डालना पड़ेगा सोइल में, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो इन 13 में से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और बाकी के जो 7 बच गए उनकी मात्रा बहुत ही कम जरूरी होती है, कम मात्रा में जरूरत होती है उनकी, इसलिए उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो पूछ लिया जाए कि प्लांट के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई, तो भैया पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, पौधा अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसको डिजीज, बीमारी लगने का खतरा होगा। सो अगर हमें हमारी इल्ड इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज द इल्ड, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है तो उसके अंदर हम क्या तो मैन्योर डालेंगे या फिर फर्टिलाइजर्स डालेंगे। ओके, सो हम 1 बाय 1 मैन्योर और फर्टिलाइजर भी पढ़ेंगे। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। और वहीं पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास 7 है। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, मैन्यूर क्या होता है? खाद, जिसको बोलते हैं हम देसी खाद। ये हमारे पास पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि पार्शियली डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ। पार्शियली डिकम्पोज का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो हम अपने घर से निकालते हैं, फल, सब्जी, कूड़ा, वेस्ट, और जो हम अपने फार्म से लेते हैं, एनिमल वेस्ट लेते हैं, डंग लेते हैं, यूरिन है, जो भी एनिमल वेस्ट है, उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं हम। और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि उन बैक्टीरिया का जो खाना है वो यही इसी के अंदर है। तो वो उस खाने को लेने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं। जैसे उसको छोटे से भाग में बांटने शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जब हम इसको अपने खेत में डालेंगे तो वो पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। सो मैन्योर इज पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल और बायोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होता है उनका वेस्ट, जिसको हम सोइल में ऐड करते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। ओके, चलिए इसके अंदर होगा क्या? मैन्योर के अंदर एसेंशियल और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट को जरूरी होता है। तो हमारे पास मैन्योर भी कई टाइप का होता है, कि 4 टाइप का होता है। जैसे पहला फार्म यार्ड। फार्म यार्ड का मतलब हुआ कि जो आपके जानवरों का, फसल का बचा हुआ, फार्म हाउस जिसको बोलते हैं, फार्म पे बाहर जहाँ फसल का बचा हुआ अंश हो गया, जानवरों का वेस्ट हो गया, इन सब को मिला के जो मैन्योर बनता है उसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। दूसरा है कंपोस्ट, फिर है ग्रीन मैन्योर और फिर है वर्मी कंपोस्ट। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फार्म यार्ड क्या होता है? ड्यूरिंग डंग, यूरिन, फार्म रेफ्यूज। फार्म रेफ्यूज का मतलब फसल के बची हुई चीजें,
सॉरी, फार्म रिफ्यूज का मतलब जो फार्म में जो भी इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो इस्तेमाल होते हैं, जो बची हुई चीजें वो, प्लस क्रॉप रेसिड्यू मतलब जो आप फसल करते हो उसका बचा हुआ अंश। ओके, वो सारा मिलके क्या बनाता है, फार्म यार्ड मैन्योर बनाता है। जानवरों का बचा हुआ, फार्म का बचा हुआ चीजें, ऑर्गेनिक चीजें और क्रॉप रेसिड्यू। कंपोस्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए आप क्या करो, जो हमारा फार्म यार्ड है उसमें से आपने डंग लिया, यूरिन वेस्ट लिया, आपने फार्म रिफ्यूज लिया, क्रॉप रेसिड्यू लिया, क्रॉप रेसिड्यू फसल का बचा हुआ अंश लिया, इन सबको आपने गड्ढे में डाल दिया 6, 7, 8 महीनों तक, इसको दबा के रख दिया। जब आप इसको दबाते हो तो इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जो इस वेस्ट को क्या करेगा, डिग्रेड करना शुरू करेगा, तोड़ देगा, गलाना शुरू करेगा। तो वो गला हुआ जो चीज होती है, गला हुआ जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है, जो कि क्या है कि मैन्यूर है। नाउ ग्रीन मैन्यूर इज थर्ड वन। अब आपको पता है ग्रीन का मतलब हरा। देखिए आपकी फसल, आपकी खेत के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे पौधे उगे हुए हैं, आपने क्या किया, उन पौधों को प्लग कर दिया, उखाड़ दिया और वहीं पे डाल दिया। आपने हाथ से उखाड़ा या ट्रैक्टर से या फिर कल्टीवेटर से, और उसी को वहीं पे ही छोड़ दिया। अब वहां पे छोड़ दिया, वो पौधा तो मर गया। अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद वो क्या छोड़ेगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो हमें उन प्लांट से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाती है। तो ऐसे ऐसे मैन्यूर को हम कहते हैं ग्रीन मैन्यूर। इट इज ए काइंड ऑफ मैन्यूर विच इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इटसेल्फ, जो फील्ड के अंदर ही बनाया जाता है। टू इनरिच द सोइल, इनरिच का मतलब सोइल के अंदर डालना, मिक्स करना नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ग्रीन प्लांट्स आर mulched by plugging and then left in the field. उनको फील्ड में ही छोड़ दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब सड़ना, गलने लग जाते हैं बाय नेचुरल डिकम्पोजर्स। नेचुरल डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिग्रेड करते हैं, जो काटते हैं। नाउ द लास्ट वन इज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, इट इज ए मैन्यूर, ये भी एक मैन्यूर ही है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट which is derived from organic waste of the plants and animals origin by the activity of earthworm। देखिए अब तक हम यही तो पढ़ते आ रहे थे, ऑर्गेनिक वेस्ट, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में क्या फर्क है कि वर्मी कंपोस्ट जब हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने के लिए स्पेशल अर्थवॉर्म अगर उसको डिग्रेड करता है तो वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। सो ऑर्गेनिक मैटर विच इज डिकम्पोज्ड बाय earthworms is known as vermicompost, उसको हम वर्मी-कंपोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपने सबने सुने हैं, आपने देखे भी हैं। अगर मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप अपने मोबाइल में उसको पॉज कर करके देखें, अपने नोट्स को देखें, समझें। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आप सभी ने फर्टिलाइजर्स देखे आपके घरों में, खेत में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, कॉमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिक केमिकल्स और सब्सटेंस होते हैं, जो इसको हम धरती में, सोइल में ऐड करते हैं, जिससे जो उस धरती के अंदर डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी, सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी हमारी सोइल के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट से एक ऐसा फर्टिलाइजर ले आएंगे जिसके अंदर सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, नाइट्रोजन, और वो हम डाल देंगे। सो जो हम चीज़ लेके आएंगे, जो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर लेके आ रहे हैं, वो क्या है, एक तरह से केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है वेजिटेटिव ग्रोथ में। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब पौधे की हाइट बढ़ाना, पत्तियां, फूल पत्तियां बढ़ाना, उसको अच्छे से ग्रो करना, हेल्दी बनाना। मोस्ट कॉमन जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं कौन कौन से हैं, सुपर फॉस्फेट है, यूरिया है, कैल्शियम, अमोनिया, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और एनपीके। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ओके, ये सारी की सारी हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का रूप। फिर मान लीजिए आप एक कोई ऐसी खेती करते हो जिसके अंदर आपने कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैन्यूर यूज किया है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। द फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल, मिनिमल का मतलब बहुत कम या फिर ना के बराबर केमिकल्स का हमने यूज किया, मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स।
कोई भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, कोई भी हर्बिसाइड यूज नहीं किया, कोई ऐसा केमिकल यूज नहीं किया जिससे हमारी खरपतवार बाहर चली जाए, कोई ऐसा पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जिससे हमारे वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जानवर हैं, वो मर जाएं। बट हमने उसकी जगह, इन सब की जगह हमने क्या किया, ऑर्गेनिक मैन्योर को दिया, ज्यादा ही ज्यादा हमने ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज किया और हमने खेती की। ऐसी खेती को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि नीम की पत्तियां यूज की जाती है एज ए बायोपेस्टिसाइड्स, नीम की पत्तियां अगर डाल देते हैं तो वहां पे पेस्ट नहीं आते। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब कि हम एक खेत के अंदर 2-3 तरह की अलग अलग फसल एक साथ उगा दें। तो उनमें से एक फसल ऐसी हो जिसके पास कोई भी पेस्ट आता ही ना हो, तो उसके पास नहीं आएगा, तो हमने 3 तरह की फसल उगा रखी, उनके पास भी नहीं आएगा, वो भी बच जाएंगे। क्रॉप रोटेशन, एक बार हमने इस खेत में सरसों बोई है, अगली बार हम गेहूं बोएंगे, अगली बार उसमें गन्ना बोएंगे, उससे अगली बार हम ज्वार बोएंगे। तो हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी बचे रह जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग, कि हम एक पैटर्न में एक आधा खेती, एक लाइन हमने एक फसल की बो दी, जैसे एक लाइन हमने वीट की बो दी, एक लाइन हमने मस्टर्ड की बो दी, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो ये सारे तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ अनपॉल्यूटेड प्लांट। भाई प्लांट के अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं है। बाय फार्मिंग सिस्टम यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड क्या था हमारा, जैसे नीम की पत्ती, ठीक है। रेसिस्टेंट वैरायटीज, हम ऐसी फसल उगाए, हम ऐसे बीज ले जिनको रेसिस्ट बीमारियां लगे ही नहीं। क्रॉप रोटेशन करते रहे, इंटरचेंजिंग करते रहे क्रॉप्स की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स, केमिकल्स के बिना, ना फर्टिलाइजर, ना हर्बिसाइड, ना पेस्टिसाइड, इन सब का यूज किए बिना खेती करना, सिर्फ मैन्योर के साथ खेती करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी चीज। अब हम एक चीज और देखते हैं, हम अपने खेत में पानी देने का भी, खेत पौधों को पानी देने का भी एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे खेती की पैदावार बढ़ जाए। इरिगेशन सिस्टम, भाई फालतू, एक तो बहुत कम पानी दे दो वैसे पौधा मर जाएगा, बहुत ज्यादा पानी दे दो तो भी पौधा मर जाएगा। तो हम एक इरिगेशन सिस्टम अपनाएं जिससे हम क्या करें, पौधे को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकें उसकी प्रोडक्टिविटी। सो इरिगेशन है क्या, लोकल भाषा में पानी देना बोलते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सोइल, सोइल में पानी देना फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग द मॉइस्चर, ताकि नमी, हम खेत के अंदर, सोइल के अंदर नमी रख सकें, जो कि बहुत एसेंशियल होती है ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड। स्ट्रेस पीरियड का मतलब क्या हुआ, जब उस समय पौधे को पानी की कमी महसूस हो रही होती है, तो उस नमी से क्या करेगा, पौधा पानी ले लेगा और अपने लाइफ प्रोसेस करेगा। जैसे तो इंडिया के अंदर तो बहुत सफिशिएंट काइंड ऑफ वाटर रिजर्वेयर्स है, बहुत सारे तरीके हैं इंडिया के अंदर, जैसे मॉनसून रेन है, वाटर शेड्स हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, और हमारा ग्राउंड वाटर है जहां से हम पानी निकाल सकते हैं। और इंडिया में लगभग 120 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल हो जाती है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है हमारी क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारा पानी ऐसा है जो बारिश का पानी है, यूज ही नहीं होता, बह जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है, स्टोरेज के काम आ जाता है। धरती है वो बहुत प्यासी होती है, सोख लेती है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। सो हमने कुछ कॉमन तरीके निकाले ऐसे कि जिससे हम इरिगेशन कर सकें। इरिगेशन का मतलब पानी का इस्तेमाल खेती के लिए। तो हम खेती के लिए पानी कहाँ से लेते हैं, वेल्स से, कुओं से लेते हैं, इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, कैनाल, नहर सिस्टम से लेते हैं, नदियों से लेते हैं, या फिर हम बड़े बड़े टैंक बनाते हैं। तो जो हमारे पास कुएं होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है डग वेल, एक आता है ट्यूब वेल। अब डग वेल का मतलब तो ये हुआ, पुराने जमाने में क्या करते थे, वाटर टेबल जब ऊपर होता था, वाटर टेबल का मतलब कि वो लेवल जहाँ पे पानी होता है, तो वो क्या करते थे, बड़ा सा गड्ढा खोद देते थे, वहां पानी दिख जाता था, वहां से पानी निकाल लेते थे। लेकिन वो थोड़े दिनों में पानी खत्म हो जाता था। फिर आया ट्यूब सिस्टम। ट्यूब सिस्टम का मतलब हम पाइप डालते हैं, नीचे मोटर लगाते हैं और पानी खींचते रहते हैं।
तो ट्यूब सिस्टम 20-30 साल तक चल जाता है, इजी टू यूज होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए जरूरी होती है। चलिए, डग वेल्स है, ओपन वेल्स होते हैं, शॉर्ट लाइफ होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद है कैनाल सिस्टम, नहर। कैनाल ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड एंड आर्टिफिशियल रिजर्वेयर्स। क्या होता है कि कैनाल्स क्या करती हैं, वो पानी लेके आती हैं, बड़ी बड़ी नदियों से लेके आते हैं, या कोई बड़ा तालाब है वहां से ले लिया, या फिर आपने कोई आर्टिफिशियल बड़ा सा डैम बना रखा है वहां से ले लिया। ठीक है। तीसरा था हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट रिवर से पानी दें। ये सिस्टम कहाँ ज्यादा यूजफुल होता है, जहाँ कैनाल सिस्टम यूजफुल नहीं होता। तो हमारे देश में 3 तरह के रिवर्स हैं इंडिया में। सबसे पहले हिमालयन रिवर्स, जो 12 महीने पूरे साल बहती रहती, कंटिन्यू फ्लो थ्रू आउट द ईयर। इनके अंदर बर्फ का पानी आता है, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दूसरा है रिवर ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की जो नदियां हैं। रेन फीड का मतलब क्या हो गया कि जिनमें सिर्फ बारिश का ही पानी आता है, जैसे कि कृष्णा है, चंबल है। तीसरा है कोस्टल रिवर्स, दे हैव लिमिटेड कैचमेंट, मतलब कि ये जो रिवर्स हैं, ये इनका जो अप्रोच है लोगों तक पहुंचती हैं, ये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी यूज होती हैं। ठीक है। दे हैव द एफिमेरल कैरेक्टर, ठीक है, लिमिटेड यूज की है। इट इज यूजफुल इन एरिया वेयर कैनाल सिस्टम इज इनएडिक्वेट। सो कैनाल लिफ्ट सिस्टम या रिवर लिफ्ट सिस्टम वहां इस्तेमाल होता है जहां पे कैनाल सिस्टम नहीं चलता। फिर था हमारा टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स, रिजर्वेयर। हमने बड़े बड़े टैंक्स के अंदर पानी को सेव कर लिया ताकि आगे हम क्या कर सके, इरिगेशन कर सके। ठीक है। तो आप लोगों ने पानी वाला भी बहुत अच्छे से देखा कि भी पानी का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। इसके आगे है क्रॉप पैटर्न, कि कैसे हम खेती हम कैसे करें, कौन कौन सी फसल एक साथ उगाएं जिससे हमारे पास क्या हो, अच्छी फसल आ सके, नुकसान से बचे। टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डिफरेंट पैटर्न, टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब हमें क्वांटिटी को बढ़ाना है और क्वालिटी को भी बढ़ाना है हमारे क्रॉप की को, तो हम डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करते हैं ग्रोइंग द क्रॉप्स, कि फसल को कैसे उगाएं। ये भी एक बहुत जरूरी तरीका है जिससे हम अच्छे से अच्छे पैदावार लें। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप रोटेशन। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है कि इसके अंदर हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक साथ उगाते हैं एक ही जगह पे। एक पीस ऑफ लैंड है, इसके अंदर हमने 2-3 तरह की बीज डाल दिए, मिक्स कर दिए, जैसे कि वीट और ग्राम, चना और गेहूं कर सकते हैं अपन, वीट और सरसों कर सकते हैं, ग्राउंडनट और सनफ्लावर कर सकते हैं। ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है। इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास हमने वीट भी उगाया और हमने ग्राम भी उगाया। अब मान लो कि वीट को सबसे ज्यादा जरूरत है नाइट्रोजन की, लेकिन ग्राम क्या करता है, नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, नहीं लेता। अब वीट को जरूरत है फॉस्फोरस की और इसको जरूरत है पोटेशियम की। तो दोनों की जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग अलग हो गए ना, तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, तो दोनों ही अच्छे से हो गए। हो सकता है कि चने की वजह से इसके ऊपर चना है वो डिजीज रेसिस्टेंट है, या कोई ऐसा पेस्ट है जो चने को पसंद नहीं करता, वो उस खेत में आएगा ही नहीं, क्योंकि मस्टर्ड है तो साथ में वीट है तो साथ में चना भी है, तो लेकिन वो वीट को नुकसान पहुंचाता है, तो वो चने को देख के उस खेत में ही नहीं आएगा, तो अपनी गेहूं भी बच जाएगा। इंटरक्रॉपिंग, 2 or more crops are simultaneously grown on the same field but do not get mixed। 2 या 2 से अधिक फसलें तो बोते हैं लेकिन वो मिक्स नहीं होती। जैसे देखिए ये मिक्स्ड है, एक मेरा रेड कलर में है, एक मेरा ब्लू कलर में है, मिक्स है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में देखा, थोड़ा सा पोर्शन है वो एक क्रॉप का है, थोड़ा सा पोर्शन है दूसरे क्रॉप का है, इंटरमिक्स। चलिए, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये हुआ कि इस बार इस खेत में आपने मस्टर्ड बोया था, अगले सीजन में या फिर अगली बार हम उसमें शुगर केन बोएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बाजरा बोएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ग्वार बोएंगे, फिर दोबारा हम मस्टर्ड बोएंगे। तो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। हम लगातार अगर उस फील्ड में एक ही फसल बोते गए तो जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं, जैसे मान लीजिए हम 10 साल से एक ही खेत के अंदर मस्टर्ड बो रहे हैं, अब मस्टर्ड को जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो तो सारा खींच लिया,
अब फिर आगे मस्टर्ड भी नहीं होगी। तो हम क्या करें कि क्रॉप को बदलते हैं, रोटेट करते रहे हम फसल को, जिससे क्या है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनी रहे। ठीक है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, चलो भाई आप लोगों ने अच्छे से फसल करी, खूब ध्यान रखा, अच्छी वैरायटी ली आपने, खूब पानी का मैनेजमेंट किया, लेकिन अगर आपने अपने खेत को बचाया नहीं तो क्रॉप फील्ड्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स। आपने देखा होगा जब हम खेत बो देते हैं उसके बाद हम उसकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर नड़ाव निकालते हैं, लोकल भाषा में नड़ाव का मतलब जो भी वीड्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उसको बाहर निकाल देना। फिर हम उसमें दवाइयां छिड़कते हैं, क्यों? ताकि उसके अंदर कीड़े ना लगे, कोई डिजीज ना लगे। तो ये क्या चीज है? ये क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है। क्रॉप फील्ड्स आर इन्फेस्टेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, insects, pests and disease. Okay, so crop fields are infested by a large number of weeds, insects, pests and disease. बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मान लीजिए कि हमारे खेत के अंदर वीड्स हैं, पेस्ट हैं, अगर उनको कंट्रोल नहीं किया एक पर्टिकुलर टाइम पे तो हमारे खेत में क्या कर देंगे? नुकसान पहुंचा देंगे। वीड्स है क्या? अनवांटेड प्लांट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए हुए मैंने कुछ वीड्स के, जेंथियम, पैराथियम और साइपरनस, याद कर लेना बच्चे इन तीनों। वीड्स पौधे ही हैं, ये पौधे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, और हमारी फसल हुई होती है वो भी न्यूट्रिशन लेती है। अब जो चीज हमारी फसल के हिस्से आनी थी वो तो कुछ हिस्सा तो वीड्स ने ले लिया, तो हमारी फसल अच्छे से ग्रो नहीं होगी, इसलिए अनवांटेड प्लांट है। सो दे compete विद आवर क्रॉप। Weeds are also need food. This is food or nutrients. They took nutrients from field and thus availability of nutrients for crop is reduced. Weeds compete with the crop for food. So removal of weeds is essential. इंसेक्ट्स क्या करते हैं? वो हमारी फसल पे अटैक कर देते हैं, वो रूट को काट देंगे, वो न्यूट्रिएंट्स को सक कर जाएंगे, सैप को सक कर जाएंगे। सैप क्या होता है? वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर होता है जो प्लांट के अंदर होता है, उसको चूस लेंगी, सक कर लेंगी, और वो तने में क्या करती हैं? छेद कर देती हैं। फ्रूट्स में क्या करती हैं? छेद। ठीक है। बहुत सारी बीमारियां भी कर देते हैं इंसेक्ट्स, जैसे कि पैथोजेंस, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नुकसान करते हैं हमारी फसल को, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, तो इनसे भी हमें अब प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है। वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? हम पेस्टिसाइड्स छिड़के, पेस्टिसाइड्स डालें। पेस्टिसाइड्स का मतलब कि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगलसाइड, मतलब वो केमिकल जो हर्ब्स को, वीड्स को मारेगा, वो केमिकल जो इंसेक्ट्स को मारेगा, वो केमिकल जो फंगिसाइड्स को मारेगा, फंगी को मारेगा, उसको फंगिसाइड बोलते हैं। इन केमिकल्स को हम स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर और हम फसल को बचा लेते हैं। ये दूसरा तरीका है मैकेनिकल रिमूवल। आप अपने हाथ से सारे के सारे जो वीड्स है, इंसेक्ट्स है, पेस्ट है, उनको निकाल दीजिए। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था? प्रिवेंशन मेथड की आप क्रॉप पैटर्न कीजिए, मिक्सिंग कीजिए, रोटेशन कीजिए, ताकि कम से कम डिजीज लगे। ओके। तो सारी चीज आपने खूब मेहनत करी, आपने फसल को बचा लिया, आपने अच्छे से पानी दिया, अच्छी वैरायटी लेके आए थे आप ये बीज की, और अच्छी फसल हो गई। लेकिन आप उसको लेके आगे घर पे, और आपके पास घर पे स्टोरेज का प्रॉपर तरीका नहीं है, तब क्या करोगे आप? तो सारी फसल फिर खराब, इतनी मेहनत करी। सो वी शुड स्टोर द ग्रेन्स वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से हमें स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग फैक्टर, जैसे कि इंसेक्ट हैं, चूहे, रोडेंट्स हैं, फंगी हैं, माइट्स हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? हमारे ग्रेन्स को खत्म कर देंगे। ठीक है। एबायोटिक फैक्टर जैसे बहुत ज्यादा नमी वाले आपने ग्रेन को अंदर डाल दिया, टंकी के अंदर नमी आ गई, उसके अंदर फंगी लग जाएगी। है टेम्परेचर, भाई जहां स्टोर कर रहे हो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी लॉस के लिए, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्टोर कैसे करते हैं। तो हमें प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स अपनानी चाहिए, जैसे कि हम जहाँ पे भी स्टोर करें उसको बहुत अच्छे से साफ करें, उसके अंदर हम फ्यूमिगेशन करें। फ्यूमिगेशन का मतलब कुछ केमिकल्स का यूज करना, जिससे पेस्ट है या फिर फंगस है या फिर चूहे हैं
कोई भी इंसेक्ट है उनके पास ना आए, ठीक है, ऐसे हम बचा सकते हैं। तो स्टोरेज का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है हमारा एनिमल्स का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।